The last thing they're thinking about right now is nuclear. You know what they're thinking of? They're thinking about tomorrow, trying to live. It's such a mess. It's such a mess. The place was bombed to hell. We won the war. Oh, God. We won the war. We're in the midst of one of the greatest military operations in history. Operation Rising Lion threatens to destroy my country, the state of Israel. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Putin called this a special military operation. War. ये वर्ड सुनने में जितना एंथुसियास्टिक लगता है, इन रियलिटी इसका कॉन्सिक्वेंसेस उतना ही भयानक है। ये मैं नहीं कह रहा, हिस्ट्री बार बार हमसे यही कहती है। अगर इसी वार के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे AI एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग जुड़ जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वार लीडर मिस्टर एडोल्फ हिटलर। थैंक यू मिस्टर ब्रेनी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। सर, जैसे कि हमारा आज का एपिसोड वार के बारे में है, तो आप हमें ये बताएं बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज के बीच वार क्यों होता है? व्हाट आर द मेन रीजंस? वॉर बस एक वर्ड नहीं, ये हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। सो वी हैव सीन डिफरेंट पीरियड्स में वॉर कुछ कॉमन फैक्टर्स के लिए लड़े जाते थे, जैसे आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और कैप्चर्स, religious differences, establishments of power and nationalism, etc. सो पुराने वार्स और मॉडर्न वार्स में मेन चेंजेस क्या हुए हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है? We all know weaponry and technologies में changes आए हैं। If you remember that Battle of Hastings जैसे wars mainly swords, spears and arrows से लड़े जाते थे, जिसमें नॉर्मल सिविलियंस की डेथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेजेस नेग्लिजिबल होता था। अब गन पाउडर के इन्वेंशन के बाद इंसान मोर डेडली वेपन्स बनाने लगे। द मंगोल इन्वेंशन ऑफ जापान और बैटल ऑफ वाटरलू जैसे वॉर्स मेनली कैनन्स, बॉम्ब्स और गन्स से लड़े गए। इसी वजह से वॉर्स में धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन एंड डेथ्स बढ़ने लगे। देन विद टाइम टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस बढ़ता चला गया। फिर ह्यूमंस ने वर्ल्ड डेडलीस्ट वेपन का इजाद किया। न्यूक्लियर बॉम्ब, इसकी डिस्ट्रक्शन पावर का एक झलक हम सभी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान में देखा था। इन शॉर्ट कहे तो वॉर्स की इंटेंसिटी, डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी पहले से बहुत बढ़ गया है। यू टोल्ड अस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ वेपन्स। सो क्या किसी भी वार में हर तरह का वेपन्स यूज करना अलाउड है? नो, नो मीन्स नो। हाय, इन रिसेंट टाइम वॉर्स बहुत से डेडली वेपन्स बैन है। आप प्लीज इनका एक रफ डिटेल्स ऑडियंस को दे सकते हैं? श्योर। सो बेसिकली अभी वॉर्स में जो वेपन्स लीगल है उन्हें हम कन्वेंशनल वेपन्स कहते हैं, जैसे कि पिस्टल्स, राइफल्स, कैनन्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स एटसेट्रा। इनके अलावा इलीगल वेपन्स आर WMDs। WMD मतलब? WMD और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो सादा सिविलियंस को डैमेज करने में केपेबल है, वो सभी बैंड है। इनको मोर और लेस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एक्सप्लोसिव, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अभी एक्सप्लोसिव वेपन्स के लिए
5 प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके तहत नॉन डिटेक्टेबल फ्रेगमेंट्स, लैंड माइंस, बूबी ट्रैप्स और लेजर जैसे वेपन्स बैंड है। केमिकल वेपन्स में भी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 3D के अनुसार 3 शेड्यूल सेट किया गया है, जिसमें सेरीन, राइसिन, फोस्जीन और हाइड्रोजन साइनाइड जैसे केमिकल्स बैंड है। और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज वॉर्स में स्ट्रिक्टली बैंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल वॉर्स में प्रोहिबिटेड है। ये ट्रीटी कैसे बनते हैं? मतलब हर एक देश एकजुट होके एग्रीमेंट करते हैं या क्या होता है? यस, देश एकजुट होते हैं एंड दे साइन एन एग्रीमेंट। सो दिस इज बेसिकली एन एग्रीमेंट जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा साइंड है, जिनमें 180 कंट्रीज शामिल है एज पर द 2024 रिपोर्ट। मगर हाल ही में हमने कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में देखा है कि रशिया एंड यूक्रेन वॉर में कुछ बैंड वेपन्स का यूज हुआ है। क्या ये बात सही है? There is a fantastic phase of John Lai. All is fair in love and war. So if we come to your question, the answer is yes. इस वॉर में दोनों तरफ से बैन वेपन्स लाइक माइंस और क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज हुआ है। सो क्या ऐसे ही कोई देश न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर सकता है बाय वायलेटिंग द रूल्स एंड एग्रीमेंट्स? सी, एज पर द रूल्स एंड ट्रीटीज कर तो नहीं सकते, बट देयर इज ऑलवेज ए बट, जिसको मारा जा सकता है। एंड नॉर्थ कोरिया का हम कुछ नहीं कह सकते। जय यीशु मसीह भगवान। डर का माहौल तो है। अक्सर हम सुनते हैं कि वार होने पर कोई भी देश कई साल पीछे चला जाता है। इस कहावत का मतलब क्या है? एक्चुअली ये सिर्फ आपने नहीं, बहुत लोगों ने सुना होगा। जब वॉर होता है तो किसी देश के 3 चीजें मेनली अफेक्टेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंसी, क्योंकि ट्रेड्स लगभग रुक जाते। दूसरा बेसिक इम्यूनिटीज लाइक फूड, वाटर एंड मेडिसिन का क्राइसिस हो जाता है। थर्ड कंस्ट्रक्शनल डैमेज ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस, जिनके थ्रू गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। अब अगर किसी देश में ये सिचुएशन हो तो उनका गवर्नमेंट यूजुअली वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उधार लेते हैं। एज लाइक वी हैव सीन इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें IMF ने पाकिस्तान को नियर अबाउट $1 बिलियन इंस्टेंट देत दिया है। हाँ, अभी उसी पैसों से एक और टेररिस्ट ग्रुप बनेगा इंडियन सिविलियंस को मारने के लिए। सर प्लीज कंटिन्यू। ऐसी डेट से देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। इसी वजह से कोई भी देश का जो ग्रोथ 10 साल में होना चाहिए था, उसे अचीव करने में 20-30 साल लग जाते हैं। सो द फ्रेज देश कई साल पीछे चला जाता है मीन्स उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। In recent times, technologies and AI sector in world is growing rapidly. Future wars में क्या इसका कोई major impact होगा? For sure. If you look into recent wars, like अब देखिए रशिया एंड यूक्रेन वॉर, इनमें ड्रोन्स एंड साइबर अटैक्स का यूज हो रहा है, which is a technology based war. इसके अलावा हम इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स का यूज प्रोपागेंडा, मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग, हैकिंग जैसे इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर देख रहे हैं। इनफैक्ट होल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड हो रहा है, लाइक सीन इन साई-फाई मूवीज। हम नियर फ्यूचर में टोटली AI एंड रोबोट बेस्ड वॉर्स ही देखेंगे। Can you please give us a little detailed explanation? The devil is in the details. Very naughty. सी, AI का मिलिट्री एप्लीकेशन डिफरेंट कंट्रीज में जोरों शोरों से दिख रहा है। जैसे USA, चाइना AI की मदद से कॉम्बैट सिमुलेशन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ड्रोन स्वॉर्म्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन को ऑटोमेट कर रहा है। आगे जाके हम ये वॉर में प्रिसाइज ऑटोमेटेड वेपन, ऑटोमेटेड ड्रोन्स, AI साइबर अटैक
एंड डिफेंस फोर्स फील्ड जैसे चीजें और भी देखने को मिलेगा। इंडिया इन सब से वन स्टेप अहेड जाके ह्यूमनॉइड सोल्जर रोबोट डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ DRDO। ये रोबोट्स विद इनपुट ऑफ ह्यूमन कमांड्स हाई रिस्क एनवायरनमेंट्स में जाकर ऑपरेशंस कंडक्ट करने में केपेबल होगा। इस रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी से प्रेशियस मिलिट्री ह्यूमन ट्रूप्स की कैजुअलिटीज बहुत कम हो जाएगा। एट द एंड द थिंग इज कन्वेंशनल वॉरफेयर का जमाना अब ऑलमोस्ट गया खत्म। टाटा बाय बाय सो गुड बाय। और दिस इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। एट लास्ट जब आपने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में बात किया ही है तो हमें काइंडली बताइए ये इशू वॉर में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? व्हाट्स योर ओपिनियन? द थिंग इज टेररिज्म वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड इन रियलिटी USA एंड चाइना जैसे बड़े देश भी इन्हें फंड करते हैं। रिसेंटली टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है उसे हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं। इंडियंस शांत रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके कुछ भी कह के चला जाए और इंडियंस हैंड पे हैंड धरे बैठे रहे। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में कन्वर्ट करना चाहिए तो ईच एंड एवरी इंडियन शुड स्टैंड फॉर देयर मदरलैंड। देयर इज नो पॉइंट इन यूनिटी स्लोगन। देश में रह के एज यूनाइटेड नेशन वी हैव टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स फ्रॉम ग्राउंड जीरो। दैट्स द रियल चैलेंज हियर। Mr. Hitler, thank you so much again for giving your precious time to us. मेंशन नॉट एंड वॉरियर्स और मोदी जी के प्यारे देशवासियों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारे आज के इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नबीले टॉपिक और किसी नए दोस्त के साथ।